everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the weekly current affairs series of social issues, जहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे 21st ऑफ अगस्त टू 27th ऑफ अगस्त तक जो भी करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द सोशल इश्यूज या सोसाइटी न्यूज़ में रहे थे वो हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि भी किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आपने किसी भी डेटा को अपने आंसर्स के इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है, कैसे वे फॉरवर्ड के तौर पर आपने कंक्लूजन लिखना है, तो वो सब डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक। चलो फिर आज देखेंगे कि भाई कौन कौन टॉपिक करेंगे हम लोग। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा अडॉप्शन फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2021। अभी रिसेंटली ही एक नया क्लॉज ऐड किया गया है अंडर दीज अडॉप्शन फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशंस, तो वो देखेंगे कि भाई क्या वो प्रोविजन है, क्या वो नया क्लॉज है और साथ में उस क्लॉज को ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और अल्टीमेटली उस क्लॉज को ऐड करने के बाद चीज़ें कैसे इम्प्रूव होंगी रिगार्डिंग द अडॉप्शन। ये जो क्लॉज है बेसिकली ये आपका इंटर कंट्री अडॉप्शन से हल्का सा आप कह लो कि मोटिवेटेड है, बट इट इज़ नॉट प्योरली इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो देखेंगे कि बेसिकली क्या चीज़ है। सेकंड होगा हमारा चकमा एंड होजोंग कम्युनिटीज़। अभी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि कई सारे जो चकमा और होजोंग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। चकमा आर बेसिकली बुद्धिस्ट, होजोंग आर हिंदूज़। तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज वेल। अभी ये बातें चल रही हैं कि कई सारे जो चकमा और होजोंग कम्युनिटीज़ हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा टू दी बांग्लादेश या फिर टू द नेबरिंग कंट्रीज़। तो ये क्या कम्युनिटीज़ हैं, कैसे ये अरुणाचल प्रदेश में आई हैं, इनको डिपोर्ट करने की बातें क्यों चल रही हैं, तो जो भी इसके पीछे का बेसिक बैकग्राउंड है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश ड्राफ्ट इनहेरिटेंस बिल। इस बिल पर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, तो हम बेसिकली देखेंगे कि क्या ये बिल है, इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको हटाने की अरुणाचल प्रदेश के लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई वाई दिस बिल इज़ नोन एज एंटी अरुणाचल और एंटी ट्राइबल बिल। तो इस प्रोविज़न के साथ साथ इसके क्या और लकूनाज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलो तो ये 3 टॉपिक करेंगे आज हम लोग डिटेल में। फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हमारा अडॉप्शन फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021। पहली बात तो अगर आपको हल्का सा ध्यान रखना है कि अडॉप्शन के रिगार्डिंग इंडिया में लॉज हैं कैसे कैसे। अगर हम इंडिया में बात करें तो जैसे अडॉप्शन है, अडॉप्शन आपका आता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल लॉ। इट इज़ ए पर्सनल लॉ। जब हम बात करते हैं कि इंडिया शुड इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, तो हम कहते हैं कि जितनी पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो अडॉप्शन है, चाहे वो मैरिज है, डिवोर्स, मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे पर्सनल लॉज शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजियस कम्युनिटी। ऐसा ना हो कि अडॉप्शन के लिए अलग रूल्स हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग रूल्स हैं, क्रिश्चियंस के लिए। तो हम बात करते हैं यूसीसी की, तब अडॉप्शन भी उसमें एक पैरामीटर यूज़ किया जाता है। अडॉप्शन के केस में अभी बहुत ही चालाकी से कह लो या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार ने जो कारा ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया था अंडर दी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इस एक्ट के अंदर पहले जो कारा था दैट वाज जस्ट अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, नोटिफिकेशन के थ्रू आई थी मेनली ये, लेकिन इस एक्ट के बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था कि अगर इंडिया में विद इन इंडिया और इंटर कंट्री अडॉप्शन अगर किसी भी तरीके का ऐसा आता है कोई भी क्लॉज, तो फिर सारे के सारे जो रूल्स होंगे वो कौन बनाएगा, कारा बनाएगा, और सभी रिलीजन के लोगों के लिए सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कारा के आने के बाद अडॉप्शन के मैटर्स में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हम लाने की बहुत टाइम से बात कर रहे थे, अब वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये अपने को क्लियर है। तो अडॉप्शन के लिए सारे रूल्स कौन बनाता है, अपने पास कारा बनाता है, चाहे वो विद इन द कंट्री हो चाहे वो इंटर कंट्री हो। तो ये हल्का सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अडॉप्शन के रिगार्डिंग इंडिया में क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं।
अगर हम अभी के करंट अफेयर की बात करें, अभी की न्यूज़ की बात करें, तो इसमें एक नया क्लॉज ऐड किया गया है इन द अडॉप्शन रेगुलेशन, अडॉप्शन रूल्स, जिसमें जो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस बेसिकली आपका एम्बेसीज वगैरह जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, दे आर नोन एज इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस इन डिफरेंट कंट्रीज, will now be in charge of safeguarding adopted children whose parents move overseas with the child within 2 years of adoption. एक कपल है, पेरेंट्स हैं, उन्होंने, वो इंडियन पेरेंट्स ही हैं, इंडिया के सिटीजन, उनके सिटीजनशिप उनके पास है, और उन्होंने एक बच्चा भी अडॉप्ट किया है जो कि इंडियन ही है, लेकिन अडॉप्ट करने के बाद वो तीनों ही जो है अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, अब्रॉड शिफ्ट हो गए वो, अब वो जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उनके परव्यू से बाहर चले गए। इसीलिए लकूना काफ़ी फील किया गया, लिमिटेशन काफ़ी फील की गई कि भाई हम एनआरआईज़ के द्वारा जब बच्चे अडॉप्शंस की परमिशन देते हैं, या फिर जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ओसीआईज़ हैं, या फिर फॉरेन पेरेंट्स हैं, जब वो इंडिया में आकर इंडिया का कोई बच्चा अडॉप्ट करके अपनी कंट्री में जाते हैं, तो उस दौरान तो इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस या एम्बेसीज उन पर रेगुलेशन बना के रखते हैं कि आपने जो बच्चा अडॉप्ट किया है, क्या आप उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और क्या वो बच्चा एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहा है आपके साथ। तो वो सब चीज़ें इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस इंश्योर करते थे। लेकिन जब इंडियन पेरेंट्स ही हो और साथ में बच्चा भी इंडियन हो, तब उस दौरान इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस उस पर कोई भी अथॉरिटी नहीं रख पाते थे। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए नए लॉज में, नए क्लॉज में ये ऐड कर दिया गया है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं, इफ़ दे अडॉप्ट एन इंडियन चाइल्ड, तो विद इन 2 years ऑफ अडॉप्शन अगर वो बाहर के देश में शिफ्ट कर जाते हैं, तो फिर सारी रेगुलेशन कौन अभी भी फॉलो करेगा? इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस। तो ये आपने हल्का सा ध्यान रखना है कि पहले क्या इनके हाथ में अथॉरिटी थी और अब कौन सी नई अथॉरिटी ऐड कर दी गई है। तो ये अपने को न्यूज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर हम देखें कि अडॉप्शन फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021, इसमें एक और चीज़ है कि भाई द अमेंडमेंट हैज़ बीन नोटिफाइड, ये जो अमेंडमेंट की गई है इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड इट अमेंड्स अडॉप्शन रेगुलेशन 2017। जो आपका हमने जैसे बात करी कि कारा अंडर दी जेजे एक्ट 2015 में स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको प्रोवाइड किया गया था, वैसे ही जो रूल्स हैं निकाले गए थे अडॉप्शन रेगुलेशन 2017। तो दोनों चीज़ों में अमेंडमेंट की गई है, आपके ये अडॉप्शन के रूल्स भी अमेंड किए गए हैं और साथ में जो ये एक्ट है इसको भी अमेंड किया गया है। जो जेजे एक्ट 2015 वाला वो आया ही इसलिए था टू स्ट्रेंथन एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, कि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के द्वारा एक ये मेन स्ट्रीम लाइन कर दिया जाए कि भाई अलग अलग लॉज ना हो बल्कि एक ही लॉज हो फॉर द होल इंडिया। तो ये ध्यान रखेंगे जेजे एक्ट किस लिए आया था। और जो अभी अमेंडमेंट की गई थी, हम लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में ये न्यूज़ भी कवर करी थी कि जेजे एक्ट में अमेंडमेंट और की गई है, जहाँ पर पहले जो अडॉप्शन के ऑर्डर्स होते थे वो कोर्ट प्रोवाइड करता था, लेकिन कोर्ट में क्या है केसेस बहुत पेंडिंग रहते हैं तो डिले काफ़ी हो जाता है, तो अडॉप्शन बच्चों की बहुत जल्दी तरीके से नहीं हो पाती। इसीलिए अब कोर्ट के जो राइट्स थे, कोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो किसको शिफ्ट कर दी गई थी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नाउ दे कैन इशू सच अडॉप्शन ऑर्डर्स। पहले कोर्ट के बेसिस पर होती थी, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडीएम को भी ये पावर प्रोवाइड कर दी गई है। सिर्फ अब डीएम और एडीएम के पास है, अब कोर्ट के पास नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों अब कर सकते हैं। नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड, कोर्ट की जगह अब डीएम और एडीएम इशूज़ ऑर्डर्स को इशू करेंगे बेसिकली। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इस एक्ट के अंदर एक और चीज़ हमने जैसे डिस्कस करी, इट हैज़ बीन मेड बाय सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एंड हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कि कारा के द्वारा भी ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और मिनिस्ट्री ने अपने जो लॉज हैं वहाँ पर भी अमेंडमेंट करी है। ये अपने इतनी काम की चीज़ नहीं जितना कि अपने को इसका थीम समझना है, कंटेक्स्ट समझना है कि भाई जो
अडॉप्शन रेगुलेशंस ऑर्डर्स में पहले चीज़ों की कमी थी, अब उसको फिल करने के लिए नया ये अमेंडमेंट लेकर आया गया है इन दी अडॉप्शन ऑर्डर्स। तो ये अपने को हल्का सा ध्यान में रखना है। साथ में कि भाई ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई इज़ द नीड ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, ऐसा क्या हो गया कि भाई इतने पिछले सालों में ये चीज़ें ऐड नहीं हुई बट अब हो रही हैं। तो देर आर सम रीज़न, जिसमें पहला रीज़न है आपका जब कई सारे अथॉरिटीज़ की टेंशन आई रिसेंटली व्हेन इंडियन चिल्ड्रन वर अडॉप्टेड बाय पेरेंट्स इन इंडिया एंड हु एंडेड अप मूविंग अब्रॉड लेटर, hence going out of the purview of Indian authorities and also not falling under the purview of Indian missions abroad। तो ना तो अब उनके ऊपर इंडियन अथॉरिटीज़ की रेगुलेशन है क्योंकि अब तो बाहर जा चुके हैं वो लोग, और ऐसा कहीं पर भी लॉ में नहीं लिखा हुआ था कि जो इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रॉड में हैं वो उनके ऊपर रेगुलेशन करेंगे। तो अब इन दोनों की रेगुलेशन जब नहीं है तो बच्चा अब्रॉड गया है, वो किस हालत में है, क्या उससे वो लोग बॉन्डेड लेबर करवा रहे हैं या फिर किसी पर्पज़ के लिए लेकर गए हैं, वो चीज़ें नहीं इंश्योर हो पाती थी। तो इसीलिए इस चीज़ को समझते हुए ये नई अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं कि भाई बच्चा जो है वल्नरेबल फील ना करे, सो दैट ही और शी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, एक्सप्लॉयटेड, मैल ट्रीटेड और अब्यूज़ किसी भी तरीके का, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ हो चाहे सेक्शुअल अब्यूज़ हो, है ना। तो इसी वजह से नई अमेंडमेंट्स लेकर आई गई ताकि ये बच्चे जो कि बाहर गए हैं, अब्रॉड गए हैं, इनकी देखभाल का जिम्मा इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस को दिया जा सके। ये अपने को क्लियर है कि भाई वाई दीज अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें कि करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन मिशंस, कि जो एम्बेसीज हैं बाहर वो किस तरीके से अपना काम करती हैं। तो कोई भी अगर इंडियन बच्चा है, अगर वो बाहर किसी और पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है, तो ये इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनसे हर 6 महीने में, हर 4 महीने में रिपोर्ट मांगे कि भाई बताओ आपने जो बच्चे की देखभाल के लिए कितने सारे इनिशिएटिव उठाए हैं, आपने इसको स्कूल में दाखिल करवाया है कि नहीं करवाया है, क्या आप इसकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस की, एम्बेसीज की। तो ये करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। और अगर कोई भी इन केस ऑफ डिसरप्शन ऑफ अडॉप्शन, कि भाई अडॉप्शन नहीं हो पाई है इंटर कंट्री किसी भी वजह से, तो अल्टीमेटली द फॉरेन मिशंस शेल सेंड अ रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड एट द अर्लीस्ट एंड रेंडर नेसेसरी हेल्प एंड फैसिलिटेट द रिपैट्रिएशन ऑफ द चाइल्ड इन द केसेस रिक्वायर्ड। नॉर्मल है कि भाई एक अथॉरिटेटिव सा ये पैराग्राफ है जिसमें आप ये देखते हैं कि भाई जो बच्चा अडॉप्ट करके लेकर गए हैं, चाहे वो पेरेंट्स आपके और किसी देश के हैं और बच्चा इंडियन है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस की भी और साथ में जो फॉरेन मिशंस हैं उनकी भी। तो बेसिकली ये करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इतना डिटेल में अपने को नहीं जानना है बिकॉज दे आर सम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। अपने को हल्का सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानने की ज़रूरत है कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं हु आर एलिजिबल टू अडॉप्ट चाइल्ड अंडर द अडॉप्शन रेगुलेशन 2017। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट में पूछा चला जाता है कि भाई क्या ये पर्सन जो है एलिजिबल है या नहीं है, तो पता करो कि भाई कौन सी स्टेटमेंट में से सही है। तो हल्का सा ये देख लेते हैं कि भाई इंडिया में कौन सा पर्सन एलिजिबल है फॉर द अडॉप्शन। फर्स्ट है द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, PAP, कि जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट करना है, शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल। ये मतलब स्टेटमेंट खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फाइनेंशियली कैपेबल एंड शेल नॉट हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया है तो उसकी पूरी देखभाल का जिम्मा ये पेरेंट्स उठाएंगे और अल्टीमेटली सारी चीज़ों की आवश्यकताएं उस बच्चे की पूरी करेंगे। तो ये फाइनेंशियली कैपेबल भी हैं, फिजिकली भी स्टेबल हैं, इमोशनली भी स्टेबल हैं, और इनको कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है कि भाई इनकी 2 या 3 साल में डेथ हो जाएगी और अल्टीमेटली फिर जो बच्चा है वो दोबारा से ही अनाथ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे की सहायता के लिए आप अडॉप्शन कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है, अ पर्सन कैन अडॉप्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस। चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, दोनों ही तरीके के लोग बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। और वेदर और नॉट ही और शी हैज़ अ बायोलॉजिकल सन और डॉटर, चाहे उनके खुद के बच्चे हैं या नहीं हैं तो भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि भाई ओनली मैरिड कपल्स कैन अडॉप्ट चाइल्ड इन इंडिया, तो वो गलत हो जाती है स्टेटमेंट हमारी। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि अनमैरिड प्लस मैरिड दोनों ही बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका अ सिंगल फीमेल। अगर सिंगल फीमेल है तो वो लड़का या लड़की दोनों ही अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल मेल है तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। तो ये हल्की सी कंडीशन है कि भाई जो सिंगल मेल है शैल नॉट बी एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। और इन द केस ऑफ मैरिड कपल बोथ स्पाउसेस शुड गिव देयर कंसेंट फॉर अडॉप्शन। अगर वो दोनों मैरिड हैं तो दोनों की ही कंसेंट से बच्चा अडॉप्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक पेरेंट मना कर रहा है और दूसरे पेरेंट की ही मानने के बाद आपने बच्चा अडॉप्ट करवा दिया। तो दोनों की ही कंसेंट, दोनों की सिग्नेचर उस फॉर्म पर होने चाहिए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, बट हल्का सा ये कंडीशन है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जैसे है नो चाइल्ड शेल बी गिवन इन अडॉप्शन टू अ कपल अनलेस दे हैव एट लीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप। शादी को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए जहां पर किसी भी तरीके की इनस्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं आई है। तो अगर ये प्रूव कर सकते हो आप कि हम 2 साल से स्टेबली मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, देन ओनली आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको एलिजिबल माना जाएगा फॉर द अडॉप्शन। एक तो ये कंडीशन है। एंड लास्ट कंडीशन इज कपल्स विद 3 or more चिल्ड्रन शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अडॉप्शन। अगर किसी कपल के 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो पहली बात तो उनको अडॉप्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए कई सारी एप्लीकेशंस आती हैं। तो उन एप्लीकेशंस में अगर आपके पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं तो वो हल्की सी दूर रख दी जाती है कि भाई पहले औरों को चांस मिले। लेकिन ये अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ कंडीशन साथ में लिखी हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। कोई एक ऐसा बच्चा है जो स्पेशली एबल्ड है, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन एंड इन केस ऑफ रिलेटिव अडॉप्शन एंड अडॉप्शन बाय स्टेप पेरेंट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक ऐसा कपल जिसके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं वो अडॉप्ट कर सकता है। तो आपने हल्का सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखनी है कि कैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके बन सकते हैं फ्रॉम दिस करंट अफेयर। ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई क्या ये नई अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट कहाँ कहाँ की गई हैं और अमेंडमेंट करी क्यों गई हैं और इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा, एंड जो बेसिक बैकग्राउंड है कि भाई कौन कौन इंडिया में बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हल्का सा अपने को जानने की ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट करेंगे चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज़। तो ये देख लेते हैं कि भाई इनका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, करंट अफेयर में क्यों है ये। पहली बात तो द चकमा ऑर्गेनाइजेशंस हैव अपोज्ड द प्रपोज्ड डेपोटेशन ऑफ 60,000 पीपल बिलोंगिंग टू चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ऐसी कई सारी बातें की गई जिससे ये लगा कि भाई जो सरकार है वो काफ़ी सारे चकमा और हजोंग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को दोबारा से डिपोर्ट कर रही है टू डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज। और इसी चीज़ को हल्का सा अपोज करते हुए इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी बात रखी है। अगर हम बेसिक बैकग्राउंड देखें, बेसिक बैकग्राउंड देखने के लिए आपको हल्का सा अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश और ये नॉर्थ ईस्ट का मैप हल्का सा देखना पड़ेगा। जो चकमा है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है और जो हजोंग कम्युनिटी है वो भी मेनली आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। और दोनों मेनली आए कहाँ से हैं, ये आए हैं बांग्लादेश से। क्यों आए हैं, कैसे आए हैं वो भी देख लेते हैं। बट इनका हल्का सा यही रूट रहा है कि बांग्लादेश से ये मिजोरम होते हुए अल्टीमेटली अरुणाचल प्रदेश तक अब तक पहुंच चुके हैं और अब ये यहीं पर ही सेटल्ड हैं, है ना। बाकी यहाँ पर भी हैं आपके ये मिजोरम और मणिपुर वाले एरिया में भी हैं, बट हल्के से कम इनकी पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर हम देखें कि और बेसिक बैकग्राउंड क्या है इसका, तो बेसिकली ये जो चकमा और हजोंग हैं दे आर द एथनिक पीपल, डिफरेंट एथनिसिटी के हैं, हु लिव्ड इन चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स, मोस्ट ऑफ विच आर लोकेटेड इन बांग्लादेश। चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स बेसिकली बांग्लादेश में जो हैं, चिट्टागोंग पोर्ट भी है वहाँ पर, तो उसी एरिया में ये लोग रहते थे।
अगर हम बात करें चकमास की, चकमास आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट, और जो हजोंग है ये हैं आपके हिंदूज। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एच से हजोंग, एच से हिंदू, क्योंकि कई बार ना बहुत बेसिक चीज़ भी नहीं याद आती कि भाई चकमा कौन थे, जैन थे, बुद्ध थे, हिंदूज थे। तो कई बार ये चीज़ें गलत हो जाती हैं जो बाकी बच्चों की सही होती हैं। तो रिस्क नहीं लेंगे, यही याद कर लेंगे, चकमाज आर बुद्धिस्ट एंड हजोंग आर हिंदूज। और अभी दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं और म्यांमार में भी हैं। अभी इनका प्रेजेंट स्टेटस ये है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये लोग इंडिया में आए कब और ये इनको क्यों हम डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर हम चकमास की बात करें, चकमास या फिर हजोंग की बात करें, ये आए हैं आपके अर्स्टवाइल, जो बांग्लादेश है अभी, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, 1964 से 65 के बीच में ये इंडिया में एंटर किए थे, इस ईयर के टाइम पे। अगर हम देखें चकमा क्यों आए थे, चकमाज ने अपनी लैंड को लॉस्ट कर दिया था क्योंकि उस एरिया में जो आपकी कर्नाफुली रिवर है बांग्लादेश में, उसके ऊपर एक काप्ताई डैम बनाने की बात कर रहे थे। और बात क्या कर रहे थे, बना ही दिया था। तो जब किसी भी रिवर पर एक डैम बनता है, एक रिजर्वॉयर बनता है, तो कई सारा जो एरिया है उसके अंदर सबमर्ज हो जाता है। इसीलिए जो एरियाज में पहले से लोग रह रहे थे, अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, एंड अल्टीमेटली दे हैड टू माइग्रेट फ्रॉम दैट एरिया। और इसीलिए जो चकमाज हैं वो इस काप्ताई डैम के बनने की वजह से धीरे धीरे करके मिजोरम में आए, फिर आपके त्रिपुराज में गए और अल्टीमेटली अरुणाचल प्रदेश में जाके ये सेटल हो गए। चकमाज की तो ये हल्की सी कहानी है। अगर हम हजोंग की बात करें, हजोंग फेस्ड रिलीजियस परसिक्यूशन एज दे वर नॉन मुस्लिम्स एंड डिड नॉट स्पीक बंगाली। तो हल्का सा जो एथनिक क्लैश था बांग्लादेश में वो फील करने को इनको मिला, क्योंकि ये हिंदूज, क्योंकि ये बेसिकली बुद्धिस्ट हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। बांग्लादेश में मेनली मुस्लिम्स रहते थे और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं। तो हल्का सा कल्चरल क्लैश, एथनिक क्लैश, आप कुछ भी कह लो, इस वजह से इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। जैसे भी रोहिंग्याज वाला केस है ना, कि म्यांमार में उनको एज ए सिटीजन ट्रीट नहीं किया जाता, तो अल्टीमेटली उनको वहाँ से निकाल दिया गया। अब कहीं ना कहीं तो वो आएंगे, अब वो इंडिया में भी आ रहे हैं, बांग्लादेश में भी जा रहे हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पर इनके साथ भी ऐसे ही एथनिक क्लैशेस की वजह से वायलेंस की गई और अल्टीमेटली ये इंडिया में आकर सेटल हो गए। तो ये हल्की सी दोनों की अलग अलग स्टोरीज हैं कि भाई इंडिया में ये किस तरीके से आए, किस रीज़न की वजह से आए। तो ये अपने को हल्का सा ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि इनके अब आने के बाद सरकार की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से इनको सिटीजनशिप देने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए गए हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये कहा था कि भाई अब 31 साल हो चुके हैं इनको इंडिया में आए हुए, तो आप एक काम करो, इनको ना सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दो। और जो इनके बेसिकली बच्चे हुए हैं विद इन 30 ईयर्स, वो तो सिटीजनशिप बाय बर्थ में ही एलिजिबल हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेंटर को डायरेक्शंस गई थी कि भाई आप इन सभी को सिटीजनशिप ग्रांट कर दो। तो सेंटर ने उस टाइम पर काफ़ी इम्प्लीमेंट भी किया था इस ऑर्डर को, बट स्टिल बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग अभी रह गए थे जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली थी। इसीलिए कई लोगों ने और पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और ये पूछा कि भाई कब तक हजोंग और चकमा कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप दी जाएगी। और इसी चीज़ का आंसर सुनते हुए अभी 2015 में भी एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, रीडायरेक्टेड द सेंटर टू प्रोसेस द पेंडिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशंस ऑफ 4627 चकमास एंड हजोंग्स विद इन 3 months। इनको 3 मंथ का टाइम दिया गया था कि भाई आप 3 महीने के अंदर अंदर इन सभी को सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दो। लेकिन अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे चकमा और हजोंग कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की गई है। बट अकॉर्डिंग टू अ डेटा, मोर देन 90% ऑफ चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज हैव ग्रांटेड द सिटीजनशिप, बट स्टिल 10% आर मिसिंग। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए, एक स्पीडअप प्रोसेस करने के लिए कोशिश जारी रही है। जैसे कि आपको CAA भी पता होगा, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट में भी यही था कि भाई आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज से आए हुए
6 रिलीजन के लोग, जिनमें कौन कौन थे? आपके हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन। मेनली ये एक ऐसे रिलीजन के लोग हैं जो कि इन 3 कंट्रीज में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की क्लासिफिकेशन में आते हैं, और इसीलिए अगर उनको लगता है कि दे आर रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, कि अगर वो यहाँ पर रहे तो उनको मार दिया जाएगा, या तो ऐसा हो रहा है या फिर उनको डर है कि ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में, तो ऐसी ही कम्युनिटी इंडिया में आकर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाती है। इन 3 कंट्री से आए हुए 6 रिलीजन के लोग, और जो कि आपके दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, 2014 से पहले आ गए हैं, उन लोगों को हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे। बट इसमें कहीं पर भी जो मुस्लिम्स थे वो नहीं इंक्लूडेड थे। दिस एक्ट एक्सक्लूडेड दी मुस्लिम्स। सरकार की तरफ से ये बोला गया कि भाई जो मुस्लिम्स हैं इन एरियाज़ में, इन कंट्रीज़ में मेजॉरिटी में है, तो उनको परसिक्यूशन का डर इतना नहीं है जितना कि बाकी इन 6 कम्युनिटीज़ को है। तो इसीलिए CAA इम्प्लीमेंट कर दिया गया है अभी इंडिया में। और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है, अगर हम CAA की बात करें तो ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन ऐसे स्टेट्स जहां पर ILP है, ILP इनर लाइन परमिट, कि जहां पर जिस एरिया में आने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर 10 दिन रुकूंगा, मेरा ये पर्पस है यहाँ पर आने का, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, तभी आपको ये परमिट दिया जाता है। तो ऐसे स्टेट्स या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जाने के लिए ILP लेने की ज़रूरत पड़ती है, उन एरियाज़ में CAA को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, और इसीलिए जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर भी ILP लगा हुआ है, एंड हेंस इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द CAA। तो इसीलिए जो भी ये बुद्धिस्ट या फिर हिंदूज़ बांग्लादेश से आए थे 2014 से पहले, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की गई है, इनको एप्लीकेशंस ही दोबारा लगानी पड़ेंगी। तो इसीलिए अभी हल्का सा ये डिबेट चल रहा है कि भाई क्या हमें इन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने इस CAA के तहत इन 6 रिलीजन के लोगों को अलाउ किया है तो इनको भी कर दो, बिकॉज दे ऑल्सो बिलोंग टू दैट रिलीजन, और साथ में बांग्लादेश से भी आए हैं, तो वो 3 कंट्रीज में से एक कंट्री भी ये है, तो इनको क्यों नहीं सिटीजनशिप देनी चाहिए, इनको दे दो। बट क्वेश्चन ये है कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें लोकल अथॉरिटीज़ की या फिर लोकल पीपल की, लोकल पीपल ये कहते हैं कि भाई क्योंकि ये लोग आउटसाइडर्स हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर आकर पहली बात तो जो कल्चर है उसको डिस्टर्ब किया है, क्योंकि डिफरेंट एथनिक ग्रुप है, अलग तरीके का वे ऑफ लाइफ है इनका, इसीलिए इनसे हमारी बनती नहीं है। और साथ में ये सिक्योरिटी को थ्रेट भी हैं, बिकॉज दे आर द आउटसाइडर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्री। तो इन कल्चरल सिंथेसिस की लैकिंग की वजह से जो लोकल पीपल है अरुणाचल प्रदेश के, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज एज द पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए डिबेट हमेशा चलती रहती है कि भाई क्या इनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए या नहीं दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, चकमा और हजोंग की कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप दे के, तो अल्टीमेटली फिर वही है कि भाई आपस में क्लैश और बढ़ेंगे। तो बहुत सेंसिटिव सा इशू है ये, जिसमें दोनों एरियाज़ के, दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों को एज ए स्टेक होल्डर बना के आपको कंसल्टेशन करनी पड़े दूसरे के साथ में, और अल्टीमेटली एक जो नॉन वायलेंट तरीके से सोल्यूशन निकलेगा, दैट वुड बी द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि कहती हैं कि सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, कुछ हैं कि नहीं देनी चाहिए। दैट डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जो कि आपके आंसर्स में होगा, है ना, जो कि आपके पेपर में आपको दिया होगा। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें टैकल कर लेनी है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर इनको अरुणाचल प्रदेश से निकाल दिया तो अल्टीमेटली ये डिफरेंट एरियाज़ में जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आसाम, मेघालय, तो इन एरियाज़ में भी दोबारा से सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच सकता है। तो इसीलिए स्टेट बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इनके जो राइट्स हैं, जो इनकी हक हैं, ये इनको देने से बात बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सेंटर भी मानता है, बट हल्का सा ना चीज़ों को स्पीड अप करने की ज़रूरत है बस। तो हल्का सा ये इशू है कि चकमा और हजोंग क्यों अरुणाचल प्रदेश में सेटल्ड हैं, क्यों इनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, हल्का सा ये इशू आपको ध्यान रखना है, ताकि आगे फ्यूचर में कहीं पर ये जिक्र हो इनका, तो आपको पता हो कि बेसिक बैकग्राउंड क्या है इनका।
चलो नेक्स्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश ड्राफ्ट इनहेरिटेंस बिल। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश ने ड्राफ्ट ही निकाला, अभी असेंबली में बिल पेश नहीं किया है, ड्राफ्ट है सिंपल। लोगों के व्यूज पूछे हैं कि भाई क्या इसको असेंबली में पेश कर दें कि नहीं कर दें। तो अभी पेश करने से पहले ही कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि भाई इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हटा दो और उसके बाद ही आप इसको असेंबली में पेश करो। तो ये बेसिकली क्या प्रोविजंस हैं, क्यों इनको हटाना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। चलो फर्स्ट है कि भाई ओवरव्यू ऑफ द ड्राफ्ट बिल, क्या क्या चीजें हैं इस बिल में जो कि देखने वाली है। फर्स्ट प्रोविजन इसका ये कहता है एसेंशियल कंडीशन ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, कि ये बेसिकली बिल उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जो कि इंडिजिनस शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। पहली बात तो ये पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस जो शेड्यूल्ड ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। एंड इट प्रोवाइड्स दैट अ मैरिज बिटवीन पार्टीज may be solemnized according to local customary rites and rituals of the either party। सिंपल कि भाई अगर कोई भी दो लड़का या लड़की हैं तो उनका जो कस्टम कहता है, उनका जो ट्रेडिशन कहता है कि शादी ऐसी होनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से आपको शादी करवानी है और अल्टीमेटली उसको क्या करना है, रजिस्टर करवा देना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज मैंडेटरी नाउ। ऐसा ना हो कि भाई शादी तो हो गई है बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अब शादी के जो लॉज हैं वो भी कस्टमरी तरीके से ही पूरे किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में आपको मैरिज की रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी करवानी पड़ेगी। सेकंड चीज है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। इसमें बेसिकली क्या है, कॉन्जुगल राइट्स होते हैं बेसिकली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि हस्बैंड के क्या राइट्स हैं और वाइफ के क्या राइट्स हैं। तो कॉन्जुगल राइट्स हैं जिसमें ये बिल कहता है फॉर द रेस्टिट्यूशन, दोबारा से प्रोवाइड कर देना ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अगर व्हेन आइदर ऑफ द पार्टी हैज withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights। अगर किसी भी तरीके से कोई भी राइट किसी भी पार्टी का हैम्पर होता है जो कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज है, तो अल्टीमेटली दोबारा से कोई भी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर सकती है और अपने जो राइट्स हैं उनको ले सकती है। मतलब अगर किसी पार्टी के पास कोई या लड़का या लड़की इनके पास कोई भी एक्सक्यूज, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, तो अल्टीमेटली दूसरी पार्टी आकर ये बोल सकती है कि विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज आई वांट टू रेस्टिट्यूट माय कॉन्जुगल राइट्स। तो मैरिज को तोड़ना या उसको ख़त्म कर देना अब हल्का सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर आपको मैरिज नलीफाई करनी है, वॉइडेबल बनानी है, तो फिर यू शुड हैव अ रीजनेबल एक्सक्यूज, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक दी मैरिज वॉइड। नेक्स्ट है इसमें ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या डिवोर्स। इसमें मतलब काफ़ी सारे ये प्रोविजंस हैं कि भाई इन बेसिस पर यू कैन डिसॉल्व द मैरिज। क्या क्या ग्राउंड्स हैं ये अपने जानने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज एक स्टेट लॉ है, ये नेशनल लॉ होता तो भी हम पढ़ लेते इसको। बट हाँ कि भाई एक पूरे ग्राउंड्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि भाई इस केस में मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड। फिर है आपका परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। अगर कोई वाइफ है जो कि अपने आप को नहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट समझती है, तो जो हस्बैंड है वो पूरे लाइफ टाइम के लिए जो है उसको पे करेगा टू अप्रोप्रिएट लमसम ऑफ द परमानेंट एलिमनी। हर महीने भी जाएगी और साथ में कुछ ना कुछ लमसम अमाउंट भी उसको देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ट्राइब, इंडिजिनस शेड्यूल ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, उसमें अगर किसी भी तरीके की डिवोर्स हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली विमेन के पास अब मेंटेनेंस का राइट भी है। पहले ये नहीं था बट अब ये है। एंड लास्ट है आपका बिल्स स्टेटस ऑन पॉलीगैमी। ये बिल कहता है कि पॉलीगैमी इज पनिशेबल ऑफेंस। ना तो पॉलीजीनी होगी ना ही पॉलीएंड्री होगी। मतलब ना तो कोई एक हस्बैंड मोर देन वन वाइफ रख सकता है और ना ही कोई वाइफ मोर देन वन हस्बैंड रख सकती है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर पॉलीगैमी को पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है। और साथ में अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो यू वुड बी गिवन पनिशमेंट अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी।
चलो नेक्स्ट, इसमें सबसे जो मेन प्रोविजन था जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है वो यही है कि भाई अगर मान लो कोई इंडिजिनस शेड्यूल्ड ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, उसकी कोई गर्ल है जो कि नॉन इंडिजिनस शेड्यूल्ड ट्राइब है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उससे उसकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद जो लड़की है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके पास ही रहेगी, और साथ में अगर लड़की की डेथ हो जाती है तो ये जो लड़के की फैमिली है, लड़के का या तो फादर है या फिर लड़का खुद, इस प्रॉपर्टी के साथ जो मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो खास करके वो वाली प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, लैंड वगैरह, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होगी वो गर्ल्स के साथ में ही जाएगी, और अल्टीमेटली जो बॉय है आफ्टर द डेथ ऑफ द गर्ल किसी भी तरीके से उसको यूज कर सकता है, बेच सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, उसकी मर्जी है। इसीलिए ये जो एक्ट है बेसिकली देखा गया था कि भाई इट इज प्रोवाइडिंग मोर प्रॉपर्टी राइट टू द गर्ल्स, कि भाई अगर वो किसी और लड़के शादी करना चाहती हैं जो कि नॉन इंडिजिनस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, तो अल्टीमेटली उनके प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास ही रहेंगे। तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉडर्नाइज्ड स्टेप। बट इसके भी हल्के से लोगों ने एक कंटेंशियस प्रोविजन निकाल दिया कि भाई अगर लड़की की डेथ के बाद ये सब चीज़ें बॉय किसी प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है तो फिर ये एंटी अरुणाचल है, एंटी ट्राइबल है। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस फिनोमिना के, इस कंसेप्ट के, वो ये कह रहे हैं कि इस बिल के ये वाला जो प्रोविज़न है उसको स्क्रैप कर दिया जाए। और अगर हम देखें कि सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल क्या है, कि जिसमें आपके सारे के सारे पॉलीगैमी को ऑफेंस बनाया गया है, लड़कियों को उनके प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं, साथ में प्रोसीजर ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, आपके लीगल स्टेटस ऑफ मैरिज की बात की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ें थी वो पॉजिटिव तरीके से आई थी। बट अल्टीमेटली जो प्रोविज़न है कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस, जिसमें जैसे हमने बात करी कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब विमेन मैरिड टू नॉन APST मैन शैल एंजॉय एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द फैमिली इन हर लाइफ टाइम, एंड अल्टीमेटली इन्हीं प्रोविजंस की वजह से दिस ड्राफ्ट बिल इज टर्म्ड एज एंटी ट्राइबल, एंटी अरुणाचल, वायलेटिव ऑफ कस्टमरी लॉज। कस्टमरी लॉज यही कहते हैं कि भाई कोई भी इंडिजिनस ट्राइब की लड़की किसी भी नॉन इंडिजिनस ट्राइब के लड़के शादी नहीं कर सकती। अगर आपने इसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया तो अल्टीमेटली ये एक कस्टमरी लॉज की वायलेशन होगी, एंड एन इन्विटेशन टू द आउटसाइडर्स टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड थ्रू मैरिज। तो इनको ये भी डर है कि भाई कोई और यहाँ पर आकर इनकी ट्राइबल लैंड को ना हथिया ले। तो इस वजह से अभी काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। ये देखने वाली बात होगी कि क्या अरुणाचल प्रदेश की सरकार इन अमेंडमेंट्स को मानेगी या नहीं मानेगी। तो ये चीज़ ना बहुत टाइम तक अब न्यूज़ में रहेगी। तो कोई भी अगर आर्टिकल इसके ऊपर लिखा जाए तो हल्का सा देख लेना इसको। बेसिक जो बैकग्राउंड है वो यही रहेगा कि बिल कहता क्या है, बिल के अच्छे प्रोविजंस क्या थे, और बिल में जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं वो क्या थे। तो ये बेसिक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द करंट अफेयर्स इन द नेक्स्ट आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। चलो, तो ये 3 टॉपिक्स हम लोगों ने करने थे सोशल इश्यूज़ के, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ को लेकर तो यू कैन आस्क, यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन मेल, यू कैन मैसेज। क्लास को करते हैं यहीं खत्म। थैंक यू सो मच। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर UPSC 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।